वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास पीएमसी के आने से पहले, जो पीएमसी कंडक्टेड एमडी कैड है, उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में ये तमाम एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। लेकिन जब से पीएमसी आया है तब से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई है और पिछले 2 साल में हमने बहुत कोई गिने चुने सवाल इस टॉपिक से देखे। सब इसको बहुत मुश्किल टॉपिक समझते थे, लेकिन ये इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं, क्योंकि अगर आप इसे अपने लिए खुद कम्प्लेक्स ना बनाएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास हो भी रहा है। देखिए, हमारे पास 3 किस्म में की 3 चीजें हैं। एक हमारे पास वर्क है, एक हमारे पास हीट है, और आखिरी चीज जो है वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। तीनों चीजों को अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो वो मोर और लेस एनर्जी की 3 फॉर्म्स हैं। वर्क को अगर आप लें तो वर्क भी जाउल है, हीट लें हीट भी जाउल है, इंटरनल एनर्जी लें तो वो भी जाउल है। और इंटरनल एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए लिख देता हूं टेम्परेचर। देखिए, मैं आप लोगों को ना इसकी एक कॉन्सेप्ट देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट से आप इसके सवाल सॉल्व करें। बाद में मैं आपको किताबी बातें लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? इस तरह है कि मैं एक कंटेनर ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि कंटेनर के अंदर V वॉल्यूम ऑफ गैस पड़ी हुई है और इसके ऊपर P प्रेशर अप्लाइड है। इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो है U1। ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है। मैं क्या करता हूं कि मैं इसे नीचे से हीट करता हूं। जब मैं इसे हीट करूंगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के ख्याल से क्या होना चाहिए? ये पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो आंसर है जी ऊपर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम जो है इसकी वो इंक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी इसका मतलब है इसके ऊपर वर्क हुआ है। और इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी? इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, यानी कि इसके अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। तो इस चीज को अगर मैं समराइज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि जो मैंने हीट दी वो किस किस फॉर्म में अपेयर हुई? वो वर्क की फॉर्म में अपेयर हुई और वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में अपेयर हुई। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है। अब ये है ना स्टूडेंट्स के ये इक्वेशन आपके पास बेसिस प्रोवाइड करती है। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि हीट जो है वो सिस्टम में पॉजिटिव होती है, सिस्टम में नेगेटिव होती है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती ये देखते हैं। जरा कुछ सवाल करता हूं आप लोगों से। मैं कहता हूं जी कि 100 joule of heat is supplied to a container and it does 20 joule of work. How much is the internal energy increased? अब देखें हुआ क्या है। हुआ इस तरह से है कि मैंने एक कंटेनर को हीट किया 100 जाउल, यानी कि मैंने इसे 100 जाउल दिया और 20 जाउल इसमें से वर्क चला गया। तो इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? ऑब्वियस सी बात है 80 जाउल हुई होगी। बगैर किसी इक्वेशन के, बगैर किसी चीज के, आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज देख लेते हैं। एक और सवाल करता हूं। मैं कहता हूं कि
100 joule of work is done on the system and 30 joule of heat escapes from it. तो राइज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? अगेन उसी कॉन्सेप्ट के तहत लेके चलते हैं. मैं कहता हूं मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने उस पर 100 जॉउल वर्क ऊपर से किया. बेसिकली क्या होना चाहिए था कि इस वर्क से हीट जनरेट होनी चाहिए थी और हीट बाहर निकलनी चाहिए थी और इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी. जो आपका दिमाग कहता है उसी को माने. तो जब मैंने इस पर वर्क किया तो हीट पीछे से कितनी निकल गई? 30 जॉउल हीट निकल गई. तो इंटरनल एनर्जी का राइज कितना होगा? 70 जॉउल होगा. तो इन सवालों में स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव की बातों में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, इसको ड्रॉ करें, देखें भाई इतनी हीट दे रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए. अच्छा ये हो गया तो पीछे ये बच गया और इसका आंसर ये होगा. तो ये चीज़ आपको जो है ये काफ़ी हेल्प करेगी कि भाई किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब जो लोग कहते हैं कि भाई हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए तो उनके लिए मैं लिख देता हूं कि अगर ये आपके पास इक्वेशन है तो इसमें जो आपके पास पहली चीज है वो है हीट. ठीक है, तो हीट के बारे में हम कहते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम जो होती है वो आपके पास पॉजिटिव होती है और हीट गिवन बाय द सिस्टम जो होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है. फिर अगर बात की जाए वर्क की तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो आपके पास होता है नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो आपके पास होता है पॉजिटिव. फिर अगर इंटरनल एनर्जी की बात कर ली जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज जो होता है वो आपके पास पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी होती है और टेम्परेचर डिक्रीज जो होता है वो आपके पास नेगेटिव होती है. तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. पिछले 2 साल से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आ रहा है वो सिर्फ यही आ रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, तो उसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बस इतनी सी बात है. ठीक है, फिर मैं आपको फाइनली एक बार और एडवाइस करूंगा कि जब ये सवाल आए तो प्लीज इसकी इक्वेशंस में ना पढ़िएगा, इसको बगैर इक्वेशन के जस्ट दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें. मैं आपसे एक ओरल सवाल पूछता हूं, देखें आपको उसका भी आंसर आएगा. मैं कहता हूं जी कि एक मैं कंटेनर को 30 जॉउल हीट देता हूं और वो कोई वर्क नहीं करता, तो वो 30 का 30 जॉउल किस में अपेयर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में. तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उस चीज़ की? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, कितनी होगी? 30 जॉउल ही होगी. मैं कहता हूं जी कि मैं एक चीज़ के ऊपर 100 जॉउल वर्क करता हूं और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, तो वो कितनी हीट देगी? 100 जॉउल हीट देगी. तो ये सिंपल कन्वर्जन्स हैं. अगर आपको जनरल सा थोड़ा सा भी आइडिया है कि भाई वर्क करने से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट देने से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसको आप बगैर किसी इक्वेशन के सॉल्व करें, आपको ज़्यादा अच्छे आंसर मिलेंगे बनस्बत अगर आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसके बाद हम जाएंगे प्रोसेसेस के ऊपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है.